Hi, anything is possible. You are far more capable than you think. Never let go of faith in you. Today is 4th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नोवाटोर K-100 एक रशियन ओरिजिन की एयर टू एयर मिसाइल है। एंशंट इंद्रप्रस्थ कैपिटल था कुरु महाजनपद का। फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग जो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुआ था उसका नाम है मिनेंडर वन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स। महात्मा गांधी जी ने ड्राफ्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930। प्रोटोजोआ वो फैमिली है पैथोजेंस में जिससे बिलोंग करता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। दिस कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। आज के सवाल है विच बोधिसत्व होल्ड्स थंडरबोल्ट हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ एंड अर्थ का सर्कमफरेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। प्लासी जैसे पानीपत है वैसे प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी विच इज फेमस फॉर द बैटल ऑफ प्लासी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा। वेदास हैं और वेदास में भी जो सबसे ओल्डेस्ट है उसका नाम क्या है। विच पाला किंग एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कोएर्सिव मतलब बाय फोर्स जबरदस्ती, रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है जो बहुत लाउड है, हार्श है, ग्रेटिंग है, सीवियर है। इनकम्बेंट मतलब अभी कोई पोस्ट है उसमें अभी कौन बैठा है, करंटली होल्डिंग ऑफिस या कोई ऑफिशियल रिजीम है। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, लाइक दैट। क्विड प्रो क्यो इसका मतलब है आपने ए को कुछ बेनिफिट दिया, बी ने उन रिटर्न में आपको कुछ बेनिफिट दे दिया। सो दैट इज क्विड प्रो क्यो। अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। एंटीथेसिस का मतलब होता है वो पर्सन या थिंग दैट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। ओपोजिट है जस्ट, दैट इज एंटीथेसिस। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से एडिबल ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रही थी। अभी दिसंबर आते आते इसमें थोड़ा प्राइस फॉल होना चाहिए। देन आज हम अगेन पढ़ेंगे पाम ऑयल और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। देन दिस इज तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 68 नेम्स दिए हैं हाई कोर्ट जजेस को। लास्ट प्रोविंस कंटिन्यूज फाइट, दिस इज पंजशीर। राइट टू प्रोटेस्ट है फंडामेंटल राइट और इससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। ये कुछ डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं थार डेजर्ट में। यूएनएचसीआर रिफ्यूजीज अनइवन अपटेक, ये क्या है, एडिटोरियल है। जीएसटी नंबर्स। एंडिंग द फॉरएवर, आज हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं वाइट मेंस बर्डन क्या होता है। और अमेरिका की जो पॉलिसी थी काबुल डिबेकल के बाद, क्या पैक्स अमेरिकाना जो ड्रीम है वो डाइड, विल हैव अ लुक। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसीज होती है, ये भी हम जानेंगे। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट कि जो रशिया है वो ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी फार ईस्ट रशिया में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है उसकी भी बात हम करेंगे। दिस इज बायोलॉजिकल ई जैब, भीतर कनिका, मैनग्रूव और वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्रोक एस्टिमेट माई टीचर्स बैक, दिस इज जापान प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं। पीएमआई डेटा टेक्सटाइल, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला अभी यूएस में है। द आइडिया ऑफ अ टीचर, वेरी गुड आर्टिकल। और एक्सप्लेन सेक्शन बड़ा अच्छा है आज का कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। देन मैप में हम एशियन माउंटेन्स देखते हैं, सी सेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, first news है edible oil prices likely to ease by December. Officials ने कहा है। तो जो edible oil है पिछले कुछ टाइम से इसकी प्राइस स्काई रॉकेट हो रही थी, कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो कंजम्पशन बहुत होता है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है,
इंटरनेशनल मार्केट से हम ऑयल का इंपोर्ट कराते हैं और वो इंपोर्ट महंगा हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस हैं, एट्सेट्रा। सो जो ऑयल है इसकी कीमत बढ़ रही थी। गवर्नमेंट अनलाइकली टू रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है? बाहर से आप कुछ सामान अगर इंपोर्ट कराते हो तो उस पर टैक्स लगता है। ये टैक्स सरकार ज़्यादा लगा रही है पिछले कुछ टाइम से, तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि ऑयल की प्राइसेस राइज हुई है। इंटरनेशनल कमोडिटी फ्यूचर्स जो है शो अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो आने वाले टाइम पे प्राइसेस कम होनी चाहिए अलोंग विद द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ऑयल सीड क्रॉप्स। तो एक तो इंटरनेशनल प्राइस कम होगी, दूसरा डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इंडिया करंटली 60% ऑयल इंपोर्ट करता है, एडिबल ऑयल, लीविंग द कंट्रीज रिटेल प्राइस वल्नरेबल टू इंटरनेशनल प्रेशर। जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो फॉरेन इंपोर्ट पे, तो फॉरेन में इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आया, डिस्टर्बेंस आया, आपके सारे जो बजट और अर्थमेटिक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वल्नरेबल हो जाते हैं हम इंटरनेशनल प्रेशर से। दैट इज़ वाई ये जो नया इनिशिएटिव आया है सेल्फ रिलायंट इंडिया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हम सोच रहे हैं। दूसरी बात, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ अभी हाई है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज़। बायोफ्यूल्स भी एक रीज़न है कि ऑयल प्राइस इतना क्यों बढ़ा। बायोफ्यूल्स मतलब जैसे जो क्रूड ऑयल है इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि फ्यूल में मिक्सिंग करें, एथेनॉल मिक्स करें, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बनाएं। और एथेनॉल मतलब बायोफ्यूल कहाँ से आएगा? इस एडिबल ऑयल से आता है। तो अगर एडिबल ऑयल में हमने डाइवर्ट कर दिया क्रॉप, एडिबल ऑयल का क्रॉप डाइवर्ट कर दिया बायोफ्यूल में, तो एडिबल ऑयल का शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज होगा मतलब सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा मतलब इन्फ्लेशन, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो द पॉइंट इज एडिबल ऑयल का जो शॉर्टेज है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना ज़रूरी है। दो तरीके से सॉल्व होगा, एक होगा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई, दूसरा होगा प्रोडक्शन को रैंप अप करने की ज़रूरत है। तो ये कॉस्टली अफेयर्स आप देखो, सनफ्लावर, सोया, वनस्पति, पाम ऑयल, मस्टर्ड, ग्राउंड ऑयल, इन सब की प्राइसेस में रैपिड राइज हुआ है पिछले कुछ 1 डेढ़ साल में। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ऑयल में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कंट्री में ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। जैसे ये इन्फोग्राफिक देखिए, सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कहाँ पर मिलता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया, ये कंट्रीज़ हैं। अब ये सारी कंट्रीज़ का ज्योग्राफी हमें पता है, ये कंट्रीज़ मोस्टली इक्वेटोरियल कंट्रीज़ है। तो जो पाम ऑयल है ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, पाम ऑयल के लिए इक्वेटोरियल रीजन फेवरेबल होता है। तो दैट इज़ वाई इंडिया में इक्वेटोरियल रीजन्स कहाँ कहाँ हैं? जैसे अंडमान एंड निकोबार में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ में। तो हम इन एरियाज़ में पाम ऑयल का प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट में। बट अगर हम ये प्रोडक्शन यहाँ पे मास स्केल में करेंगे तो इससे होगा मोनोकल्चर, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होगी, प्लस इकोलॉजिकल डैमेजेस भी होगा बिकॉज ये वाटर गजलर है, ये बहुत पानी रिक्वायर्ड होता है इधर। तो इससे क्या होगा? इन्वेजिव स्पीशीज भी है, तो यहाँ की जो एंडेमिक स्पीशीज है वो इम्पैक्ट होगी। दैट इज़ वाई एनवायरमेंटलिस्ट इस इनिशिएटिव पे सवाल भी उठा रहे हैं कि ये जो नेशनल मिशन है कि अंडमान और नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्रॉपिंग बढ़ाएं, उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब सी, ये कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया था मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार में पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ज़्यादा एरिया लेंगे, उनको सीड्स प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव्स भी देंगे, अच्छा खासा इसका बजट भी है। आउटले कितना है? 11,000 करोड़ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, डिपेंडेंस कम होगी और इनकम भी बढ़ेगी फार्मर की। सो दीज आर गुड, दीज आर वैलिड पॉइंट्स, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या इकोलॉजिकल डैमेज वर्थ रहेगा पाम ऑयल प्रोडक्शन का? इस बात पे सवाल है। मीनवाइल इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी फॉल होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस वेट। सो दिस इज अबाउट एडिबल ऑयल। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ मुल्ला बरादर सेट टू हेड तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं। मीनवाइल जो पंजशीर वैली है वहाँ अभी भी रेजिस्टेंस चल रहा है, एंटी तालिबान फाइटर्स यहाँ अफगानिस्तान के पंजशीर वैली में। तो लेट अस सी इसका क्या आउटकम होता है।
देन दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने क्लियर किया 68 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। कुछ ही दिन पहले 9 नाम आए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये 68 जज है हाई कोर्ट्स के लिए, कोलेजियम। अभी आगे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन है, उसमें हम कोलेजियम के बारे में एक बार फिर से रिविजिट करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो मीनवाइल दिस इज गुड कि जुडिशियल वैकेंसीज प्रायोरिटी से फिल की जा रही है, ताकि जो इतने पेंडिंग केसेस हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, इसका हम क्विक डिसीजन आ पाए यहाँ पे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। तो लेट अस सी यहाँ क्या होता है। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देयर इज वन मोर न्यूज, फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डायनासोर स्पीशीज फाउंड इन थार डेजर्ट। अब सी, देयर वाज अ टाइम जुरासिक एज था। ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ये दिया हुआ है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो कैसे वर्क करती है। तो देयर वाज अ टाइम जब जुरासिक एज थी, तब डायनासोर्स होते थे। फिर क्या हुआ, एक समय आया कि डायनासोर्स आर गॉन नाउ, डायनासोर्स सारे फिनिश हो गए, तो नाउ दे आर दीज फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स है, और ये फॉसिल्स ऐसे अक्सर मिलते रहते हैं। तो सैंड्स ऑफ टाइम है, जाइंट फाइंड्स इन वेस्टर्न राजस्थान, ये करीब 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ऐसे इनके फॉसिल्स मिले हैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, फुटप्रिंट्स हैं। अब इनका स्टडी करेंगे, हम समझेंगे कि डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गई ये स्पीशीज़, क्या नेचुरल डिजास्टर था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न, प्लस इनका स्प्रेड किन किन जगह पे था, ये हम देखेंगे। ऐसे ही एक फॉसिल पार्क भी है। ये फॉसिल पार्क कहाँ पर है, और एक जीवाश्म ऐसा डायनासोर का भी है, उसका भी नाम बताइए। डायनासोर पार्क। सो ये फुटप्रिंट्स मिले हैं थार डेजर्ट में। ओके, फ्रंट पेज में एक और न्यूज़ है, यहाँ लिखा है राइट टू प्रोटेस्ट ऑक्यूपाइज फंडामेंटल स्टेचर। सी, प्रोटेस्ट करना भी आपका अधिकार है। डेमोक्रेसी में अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, दिस इज योर राइट। द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप डिसेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये फंडामेंटल स्टेचर है इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो राइट टू प्रोटेस्ट क्या हुआ, फंडामेंटल स्टेचर मिला है डेमोक्रेटिक पॉलिटी में। सोल एक्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एज वेपन टू जस्टिफाई द इनकार्सरेशन ऑफ दोज एक्सरसाइजिंग इट, बट वायलेंस का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट ऑक्यूपाइज फंडामेंटल स्टेचर। अब सी, हमारी ये जो भी बातें होती है ना, बहुत सारी चीज़ें डिराइव होती है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया से। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया क्या होता है, ये एक आईडी है कि हम क्या हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हम किस चीज़ों पे अपना वैल्यू करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंस की है, वो सब चीज़ें समझ में आती है हमें प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल पूरा वर्ड टू वर्ड हमें रटा होना चाहिए, एवरी वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 2016 में GS2 में ये सवाल आया था, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड। एक शब्द है, उसमें कुछ एडजेक्टिव लग जाते हैं ना, तो उस शब्द का मीनिंग भी बदल जाता है। तो जो वर्ड है रिपब्लिक, इसके पहले कुछ एडजेक्टिव लगे हुए हैं। इन द preamble, are they defendable in the present circumstances? Try to answer this question. इसमें हमें एम्फेसाइज करना है प्रियम्बल को, इसमें एम्फेसाइज करना है हमें इंडियन इथोस को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो बातें लिखी थी, वैल्यूज प्रिंसिपल्स, वो क्यों सुप्रीम है। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज, जैसे जुडिशरी ने अभी स्टेटमेंट दिया, दैट इज वाई जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो यस, दैट इज डिफेंडेबल, ये सारी चीज़ें डिफेंडेबल है। ऐसे करके आप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट करो। ये GS2 है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉलिटी लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस लिखनी है, तो ये चीज़ें ज़्यादा एम्फेसाइज करनी है, बिकॉज दिस इज GS2। ओके, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो रिपब्लिक के पहले लिखा है सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं, तो अपना आंसर इनके आसपास आपको रखना है, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, और इन सारे कीवर्ड्स पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है, तो वो बनेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये फुटप्रिंट्स है थार डेजर्ट का। रिड्यूस करें नंबर ऑफ रिफ्यूजीज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड UNHCR। क्या है कि अफगान के बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा राइट्स मिले, एंड जो उनकी एट्रोसिटीज़ अफ़गानिस्तान में हुई है
बट अब प्रॉब्लम ये है, कोविड-19 का भी टाइम है, कोविड गाइडलाइंस भी है, मोर देन 100 पीपल गैदर होंगे। दिल्ली में बड़ी मुश्किल से तो अभी 0 केसेस चालू हुए हैं। सो द पॉइंट इज़, यहाँ पर भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल और लॉ एंड गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे इंश्योर कराना ज़रूरी है। सो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब यहाँ पर है क्लास 9th और 11th टू फॉलो सीबीएसई टू टर्म सिस्टम एजुकेशन। Schools need to expand role to make education a mass movement. Education is very very important. Education. आगे इस पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी है। Now reduce number of refugees. DS used to make city a factory of Olympic medalist. Then ये आता है एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है एन अनइवन अपटिक। अपटिक मतलब ऐसे उछाल आया है, पर वो अनइवन है। क्या वो सस्टेन हो पाएगा? जीएसटी का डेटा आया। जीएसटी का डेटा फिर से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कलेक्शन है, तो ये बताता है इकोनॉमी रिकवरी हो रही है। रेवेन्यू ट्रेंड्स इंडिकेट द रिकवरी, पर ये जो रिकवरी है वो स्मूथ नहीं है, और जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी जल्दी हो नहीं रही है। नीदर स्मूथ नॉर फास्ट। इसमें गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उस डेटा के भी और ज़्यादा डिटेल्स एंड फाइन लाइन्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए। इस बात पे भी सवाल उठ रहे हैं। लेट अस वेट, इस पे अभी गवर्नमेंट फिर क्या क्या इसमें क्लैरिफिकेशन देती है। फॉर नाउ व्हाट वी शुड बी नोइंग इज दिस इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। गोइंग फॉरवर्ड द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स सच रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यू टू परसिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट अग्री that may be the case unless the fears of third wave come true triggering lockdown. So this is why तालिबान और इकोनॉमी, इन दोनों में वेट एंड वॉच ही सबसे अच्छी पॉलिसी है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो अभी जैसे थर्ड वेव आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? फिर से लॉकडाउन हो गया तो जो भी थ्योरीज पॉलिसीज डेटा है वो फिर से जंक हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई वेट एंड वॉच। इकोनॉमी आज की डेट में केवल एक ही चीज़ करना चाहिए एज एन एस्पायरेंट, एज अ स्टूडेंट। कवर द बेसिक्स, फंडामेंटल्स सब टिप्स पे याद रखिए, टर्मिनोलॉजी सब टिप पे याद रखिए, इसकी वोकेबुलरी डेवलप करिए कि हर वर्ड का आपको मीनिंग पता है। ओके। इकोनॉमी इज स्टिल डेलिकेटली पॉइज्ड, ये आरबीआई गवर्नर ने बोला। देर इज श्योरली अ नीड टू टॉक थिंग्स अप व्हेन द चिप्स आर डाउन। व्हेन द चिप्स आर डाउन मतलब जब हम डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना ये ज़रूरी होता है। बट अल्टीमेटली ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन इन्वेस्ट वर्ड्स विद मीनिंग। तो सरकार मोटिवेट कर रही है कि जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, एक ऑप्टिमिज्म बनाने की कोशिश कर रही है, बट वो बैक्ड होना चाहिए बाय नंबर्स एज वेल। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ट्रू देना ज़रूरी है, ताकि ऐसा नहीं हो कि ऑप्टिमिज्म के बिहाफ में हम रियलिटी से दूर हो जाए। अनइवन अपटेक। अब जो दूसरा है वो है एंडिंग द फॉरएवर। ये आर्टिकल और दिस आर्टिकल सर्टेनली नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर द यूएस, ये दोनों हम क्लब करके पढ़ते हैं। दोनों में जो बात की है वो बात की है यूएस की फॉरेन पॉलिसी, और जो काबुल डिजास्टर हुआ है, काबुल डिबैकल हुआ है यूएस फॉरेन पॉलिसी में, इसके क्या मायने हैं। द यूएस माइट नॉट फाइंड इट ईजी टू रेजिस्ट द इम्पल्स टू रीमेक अदर नेशन। अब ये कौन सी बात हुई, रीमेक अदर नेशंस। सी, हमने जोग्राफीज डेस्टिनी पता है, तो हर जो जोग्राफिकल एरिया है ना, वहाँ एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व हुई है। जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, ये बेसिकली एरिड जोन रहा है, एरिड जोन है। यहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे इतने ग्रीनरी नहीं होती, यहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है। अरेबियन पेनिनसुला में ऑयल आ गया, इसके कारण इनकी इकोनॉमी चमकी है, वरना इससे पहले ये जो पूरा अरब पेनिनसुला था यहाँ पे इतना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं था। सेम इज़ विद सेंट्रल एशिया, सेम इज़ विद से अगर नॉर्थ में कहीं जाएंगे अपन, नॉर्दर्न पार्ट साइबेरिया वगैरह में, तो हर जगह का ना एक पर्टिकुलर जोग्राफी रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे हम बोलते हैं, जिसमें पूरा ये एरिया कवर हो जाता है, ये हमेशा से बड़ा प्रॉस्परस रीजन रहा है। प्रॉस्परस बिकॉज यहाँ पे प्लेन्स है, फर्टाइल लैंड है, रिसोर्सेज है, हिमालय एज अ बॉर्डर एक्ट कर रहा है, कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्ट्स है। तो ये एरिया हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन रहा है। तभी आप देखना इस एरिया में ही सेंट्रल एशिया वगैरह सब जगह से इन्वेड करते थे, बिकॉज दे वांटेड वेल्थ ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। तो एक चीज़ तो ये था वेल्थ का। दूसरी एक चीज़ आई कि जैसे यूरोप में जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। यूरोप में भी एक टाइम था जब रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ थी, तो वो डार्क एज आया। डार्क एज के बाद वहाँ पे रिफॉर्म्स आए, रेनेसांस आया,
और फिर उन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या फिर इसके और भी जगह गए। फिर इनमें एक्सप्लोरेशन की टेंडेंसी आई, फिर ये यूएस डिस्कवर किया इन्होंने, अमेरिका ढूंढा, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो रैपिडली ये अचानक से बड़े एडवांस्ड हो गए, ये जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब क्या हुआ, जब ये बेटर हो गए तो इन्होंने ये सोचा कि ये वाइट मैन्स बर्डन है। ये टर्म काफ़ी यूज़ हुआ है थ्रू आउट हिस्ट्री, वाइट मैन्स बर्डन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो वाइट्स हैं, यूरोपियंस हैं, कोलोनाइज़र हैं, इन्होंने सोचा इनकी ये जिम्मेदारी है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, इनकी एथोज़ है, इनका वैल्यू सिस्टम, उससे इन्हें बाकी लोगों को ग्रूम करना है। बाकी लोगों को, जैसे इनकी नज़र में इंडियंस भी हुए और जो दूसरे थे, ये काफ़ी बैकवर्ड थे। तो यूरोपियंस ये समझते थे कि इन लोगों को सुधार का काम यूरोपियन का है। ये उनका ऐसा एक मेंटालिटी डेवलप हुआ। तो उसको ये बोलते थे वाइट मैन्स बर्डन। इसमें एक रुडयार्ड किपलिंग की एक बड़ी अच्छी पोएम भी है, व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक। तो मतलब यूएसए की ये मेंटालिटी हो गई कि पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत बैकवर्ड है, बीट अफ्रीका और एनीवेयर, वहाँ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस है। तो इट इज़ यूएसएज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सबका सुधार करे। ये यूएसए की एक टेंडेंसी हो गई और इसमें यूएसए अपना पावर प्रोजेक्शन भी करने लग गया। पावर प्रोजेक्शन इन सेंट्रल एशिया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की वॉर होने लग गई। तो ये दोनों अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए। तो इस चक्कर में पूरा वर्ल्ड जो है ना वो डिवाइडेड होने लग गया। अब जैसे अफ़गानिस्तान का भी हिस्ट्री हमने देखा है, पहले रशियंस का इन्वेजन हुआ, फिर उसको काउंटर करने के लिए मुजाहिदीन यूएसए ने बनाए। फिर जब रशिया बाहर चला गया तो ये मुजाहिदीन स्टार्टेड बाइटिंग यूएसए। तो यूएसए को इन मुजाहिदीनों को दिस दिस पनिश करने के लिए यूएसए ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान। अब ये यूएसए का डिज़ास्टर बन गया। Messi troops pull out was anything other than one step in another round of the classical historical cycles in Afghanistan. अफगानिस्तान की ये हिस्ट्री रही है, तभी इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोलते हैं। फॉरेन ऑक्यूपेशन होता है, फिर रिजीम चेंज होता है, फिर फॉरेन ऑक्यूपेशन अबैंडन हो जाता है और फिर से लॉलेसनेस आती है, ऑर्थोडॉक्सी आती है, फ्लर्टेशन विद टेरर होता है और पूरा नेबरहुड इसका प्राइस पे करता है। ये साइकिल ना हिस्ट्री उठा के देखें तो कई बार रिपीट हो चुकी है। इराक में सेम चीज़ हुआ, अननेसेसरी सद्दाम हुसैन को टॉपल किया और उसके बाद आईएसआईएस एंड ऑल टाइप ऑफ एंट्रोपी वहाँ पे क्रिएट हुआ। तो वर्ल्ड सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यूएस का रिच हिस्ट्री रहा है कि यूएस हमेशा क्या सोचता है कि वो चैंपियन है डेमोक्रेसी का, हर जगह उसको इन्वेड करना है, इंटरफियर करना है, इंटरवीन करना है। यूएस रिच हिस्ट्री रही है शेपिंग और टॉपलिंग फॉरेन गवर्नमेंट। अक्सर तख्ता पलट जो होता है ना कहीं यूएस का हाथ होता है। सीकिंग टू इन्फ्लुएंस फोर्सेस मेड अब्रॉड दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन शोर्स। और यूएस की एक और पॉलिसी रही है, लड़ाई कभी भी अमेरिकन शोर्स में नहीं करेगा, वो हमेशा बाहर जाके लड़ता है, घर पे नहीं लड़ता है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी में जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन हुए नॉर्थ अमेरिका में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, हाइती में, होंडुरास में, मैक्सिको में, निकारागुआ में, पनामा में, इस सब जगह साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में यूएसए ने यहाँ की गवर्नमेंट्स को टॉपल करने की कोशिश की। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कोल्ड वॉर हो गया और फिर यूएसएसआर और यूएसए ये दोनों दे स्टार्ट फाइटिंग। डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे, ये दूसरे कंट्री के बिहाफ में फाइट करेंगे, चाहे वियतनाम हो, लाइक दैट। तो ऐसे इन्होंने फाइट किया ईरान में, इंडोनेशिया में, वेनेजुएला में। प्राइस किसने पे किया? इन कंट्रीज ने। फाइट किसकी थी? यूएसए और यूएसएसआर की। तो दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देयर पावर एंड आइडियोलॉजीज। अब जो इरा आ रहा है उसमें यह है कि आइडियोलॉजी का प्रोजेक्शन अब नहीं चलेगा। हर किसी की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है और वो उसको डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक भी होता जा रहा है। तो इससे क्या ये सवाल उठता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर द यूएसए। अफ़गान एग्ज़िट हुआ तो क्या इसका ये मायना है कि जो पैक्स अमेरिकाना है, जैसे अमेरिकाना इज़ अ कॉन्सेप्ट, अमेरिका जिसको वैल्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करता है, तो जो पैक्स अमेरिकाना है डाइड इन काबुल, दिस इज़ अ क्वेश्चन। बट दिस इज़ ओवर एग्जेजरेटेड। अमेरिका को अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। अमेरिका इज स्टिल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर। अब फॉरेन पॉलिसी में देखें तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशनिज्म मतलब कंट्री अलग थलग रहता है, वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करता है। कंट्री स्टेज आउट ऑफ फॉरेन एंटेंगलमेंट्स, कीप्स टू इटसेल्फ, नॉन इन्वॉल्वमेंट होता है।
पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या होती है? कंट्री ट्राइज टू लिमिट स्प्रेड ऑफ अपोजिंग आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट और मिलिट्री एक्सपेंशन। जैसे यूरोप में ये जो कर्टन आया था, रेड कर्टन, की जो सोवियत और सोशलिज्म है इसको कंटेन करो, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। प्रीएम्पशन ये होता है कंट्री यूजेस थ्रेट और ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स टू प्रमोट आइडियोलॉजी और पॉलिसी के गोल। तो वो प्रीएम्पशन है, फोर्स के थ्रू अपनी पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं। रिटेलिटरी मतलब ये होता है कुछ आप उसके काउंटर में कर रहे हो। कंट्री काउंटर मेजर्स करती है जो किसी दूसरे कंट्री ने पहले लिए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, तो वो बोलेंगे फॉरेन पॉलिसी रिटेलिएटरी। सेलेक्टिव एंगेजमेंट मतलब कुछ जगह एंगेजमेंट है, फिर बाकी अलायंस है, फिर पीस है, फिर फाइट है, सेलेक्टिव एंगेजमेंट। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी करना, ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के नाम पे, इकोनॉमिक हेड, हेल्थ रिसोर्सेज, कंट्री इंटरवीन करती है। जैसे अफ्रीका में इंटरवेंशन बहुत होता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये जो टर्म्स है ना, कीवर्ड्स याद रखने हैं: आइसोलेशनिज्म, कंटेनमेंट, प्रीएम्पशन, रिटेलिएटरी, सेलेक्टिव एंगेजमेंट, इंटरवेंशन एंड इंटरडिपेंडेंस। ये फॉरेन पॉलिसी के कीवर्ड्स हैं। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो थी, यहाँ यूएसए ने 20 साल इसको दिए, इसको डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश की। यहाँ की मिलिट्री को बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए, $85 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स यहाँ पे दिए गए। स्टिल इस मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, ये वीक प्रूव हुआ है। यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्लू अवे। तो द पॉइंट इज, ऐसे में किसी दूसरी जगह जाके इंटरवीन करना क्या एक सही डिसीजन होगा? इस बात पे यूएसए अभी बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि अफगानिस्तान में इतना मेहनत किया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान ने एज यूजुअल डबल गेम खेला। ओसामा बिन लादेन फॉर ईयर्स पाकिस्तान में सक्सेसफुल हाइड आउट में था, बट यूएसए को पता ही नहीं चला। देन मैनी कमेंटेटर्स हैव आर्ग्यूड दैट काबुल फियास्को जो हुआ है, ये वियतनाम, तेहरान, 9/11, इराक, कोविड-19 इससे भी वर्स्ट है अमेरिका की हिस्ट्री में, काइंड ऑफ फेलियर है। बट ट्रुथ ऐसा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज हिस्ट्री जो होती है वो हम 20/20, जो पास्ट पीछे मुड़ के देखते हैं तो विजन 20/20 होता है, बट उसके जो नतीजे होंगे उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी काबुल फियास्को को जज करना इज नॉट राइट, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। बट दिस इज सर्टेन कि ये एक फियास्को रहा है यूएस फॉरेन पॉलिसी में। अब बात ये आती है कि यूएसए को क्या राइट ऑफ कर दें? नो, यूएसए अभी भी सबसे नंबर वन इकोनॉमी है, वेरी पावरफुल इकोनॉमी है। मिलिट्री यूएस की अनपैरेलल है, पावर अराउंड द वर्ल्ड, होल कॉन्स्टिलेशन ऑफ द वर्ल्ड रोटेट्स अराउंड यूएसए। तो यूएसए को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। द फ्री वर्ल्ड हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द अमेरिकन लीडरशिप, और एक लीडरशिप भी चाहिए, बिकॉज अगर अमेरिका नहीं होगा तो कौन होगा? चाइना होगा, तो ये तो और बुरी चॉइस हो जाएगी। अमेरिकन लीडरशिप को रहना चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि ये फिर डेमोक्रेटिक आइडियल्स को आगे प्रमोट करेगी। अदरवाइज वी डू नॉट हैव एनी अदर बेटर ऑल्टरनेटिव। सो द पॉइंट इज, यस, यूएसए का ये पूरा जो हिस्ट्री है, फियास्कोज है, ये हुआ है, बट अगेन यूएस इज नेसेसरी। तो ये काफ़ी अच्छा दोनों का टेक है इन दोनों आर्टिकल्स में यूएसए की पॉलिसी पे। ओके, अब यूएसए की बात आती है तो रशिया भी आता है। तो ये आर्टिकल था, सर्टेनली नॉट द एंड ऑफ द रोड्स फॉर द यूएसए। कोविड-19 के जो केसेस हैं उसके एक्चुअल नंबर कभी बाहर आए नहीं। दिस इज ग्राउंड जीरो, सुप्रीम कोर्ट, और दिस इज पोल वायलेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, एंड दिस इज इंडिया रशिया। ये पढ़ते हैं हम, इंडिया एंड रशिया। फ्रेंडशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। अब सी, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन ऑफ एक्शन रहेगा जब हम रशिया की बात करेंगे, कि रशिया क्या है? ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। रोबस्ट कोऑपरेशन कोविड-19 में भी देखा, वैक्सीनेशन में भी देखा। यहाँ की वैक्सीनेशन का नाम क्या है? स्पुतनिक। तो रशिया इज इम्पॉर्टेंट। अब रशिया का भी जो ईस्टर्न पार्ट है ना, जैसे ये व्लादिवोस्टॉक है, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। तो ये जो इस साइड, पैसिफिक साइड, ये जो रशिया है, ये जापान के इधर, दिस इज व्लादिवोस्टॉक। ये जो एरिया है ना, साइबेरिया और इधर का, ये थोड़ा लिटिल लेस डेवलप्ड है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए 2015 में चालू हुआ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, व्लादिवोस्टॉक, चेन्नई, ऐसे सिस्टर सिटीज टाइप। तो अभी इसका समिट हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अगेन हाईलाइट किया कि रशिया इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड फॉर अस। इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में देखें तो एक वर्ड है संगम।
इसका स्पेशल मीनिंग है। तो इट इज़ संगम ऑफ रिवर्स, पीपल और आइडियाज़। व्लादिवोस्टोक ट्रूली संगम है यूरेशिया का और पैसिफिक का, और इंडिया का काफ़ी अच्छा यहाँ पे पार्टनर है, इंडिया के इंटरेस्ट है। तो दिस इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। यहाँ हम क्या क्या करने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी पे हम फोकस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एग्रो प्रोसेसिंग। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में करेंगे, टेक्नोलॉजी में करेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री करेंगे, टूरिज्म और कनेक्टिविटी भी करेंगे। ये पिलर्स है इंडिया रशिया रिलेशन इन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम पे। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको आप याद कर लो। ये हर कंट्री में फिट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस बताने हैं ना, तो आप ऐसे सब हेडिंग डाल के ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में ये फिट बैठते हैं। ओके, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं नोट, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द इंडो रशियन रिलेशंस इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम देखिए, अभी रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है। हमने स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रीटी भी किया था 1971 में। बट रशिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्म्स सप्लायर भी रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा इंडिया और यूएसए के रिलेशंस थोड़े ज़्यादा क्लोज हुए हैं। तो रशिया को भी यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील हुआ, और रशिया और चाइना के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं। रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तालिबान जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्निशन में रशिया ने सपोर्ट दिया हुआ है। अभी पी फाइव में वीटो दिस रशिया, तालिबान वर्ड के लिए टेररिस्ट यूज नहीं किया गया। तो जो चेंजिंग डायनामिक्स है ना, इसमें इंडो रशियन रिलेशंस भी चेंज हुए हैं। तो यहाँ जब आप आंसर प्रिपेयर करें तो इसमें मॉडर्न जो है ना वो ज़्यादा लिखना है, रीसेंट चीज़ें ज़्यादा लिखनी है। ट्रेडिशनली जो हुआ वो हुआ, एक दो पैराग्राफ में समराइज करिए। अब आप इस पे फोकस करो, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द इंडो रशियन रिलेशंस इन मॉडर्न टाइम। और इसका जो वे फॉरवर्ड होगा वो ये होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया कि ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस, बट रशिया अभी भी एक फ्रेंड रहा है जो टेस्ट ऑफ टाइम जिसने पास किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज विद आर्मर्ड एलिमेंट्स इन लद्दाख। आर्मी की एक्सरसाइज हो रही है। आईटी रूल्स जो है वो जरूरी है टू रेगुलेट अनलॉफुल कंटेंट। गवर्नमेंट ने कहा, कल हमने पढ़ा था ना, कॉम्युनल कंटेंट, इररेस्पॉन्सिबल कंटेंट, उसके लिए आईटी रूल्स जरूरी। दिस इज आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज विद आर्मर्ड एलिमेंट इन लद्दाख। लद्दाख में ये एक्सरसाइज हो रही है। हाई एल्टीट्यूड एरिया है लद्दाख। ओके, देन यहाँ एयर लॉन्च्ड यूएवी, हम यूएस से साइन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अग्रीमेंट हुआ है। यूएवी, अनमेंड एरियल व्हीकल। सुप्रीम कोर्ट फेसेस वर्चुअल हियरिंग वूज। सुप्रीम कोर्ट भी ई कोर्ट पे एम्फेसाइज कर रही है, बट सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ रहे हैं। जैसे आईटी का जो भी इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें भी बड़े ग्लिचेस हैं। बायोलॉजिकल ई जैब गेट्स नोड फॉर ट्रायल अमंग चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं थी, तो ये जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीनेशन है ये आ रही है। अभी अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है इसे। देन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी रिवर, वेयर इज ब्राह्मणी रिवर? उड़ीसा। ब्राह्मणी रिवर में अगर वाटर लेवल कम होता है तो ब्राह्मणी रिवर जो है ना, इससे इधर भीतरकनिका एंड ऑल सारी इकोलॉजी इम्पैक्ट हो रही है। भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा में है, ब्राह्मणी रिवर के कॉन्टेक्स्ट में। भीतरकनिका एक इम्पॉर्टेंट रामसर वेटलैंड है, 195 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ पे मैनग्रोव स्पीशीज होती है, और यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भीतरकनिका के मैनग्रोव फॉरेस्ट में। अब ब्राह्मणी का रिवर कम हो रहा है, तो जो फ्रेश वाटर है वो आ नहीं रहा है, तो इससे यहाँ की सैलिनिटी इम्पैक्ट हो रही है, और उसके कारण इकोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। रिडक्शन हुआ वाटर फ्लो में, तो इससे ड्रास्टिक चेंज हुआ वाटर रिजीम भीतरकनिका मैनग्रोव में। मैनग्रोव्स को सॉल्ट पसंद है, ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होती है, और मैनग्रोव इकोलॉजिकल सर्विस भी बहुत अच्छी करती है। हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स। कुछ ही दिन पहले हमने मैनग्रोव्स पे बड़े डिटेल में कुछ इन्फोग्राफिक्स देखे थे। सुंदरबन मैनग्रोव्स फॉरेस्ट वॉज ड्रास्टिकली अफेक्टेड आफ्टर द फरक्का बैराज वॉज कमीशन। फरक्का बैराज बनाया था दिस हुगली रिवर गंगा, तो तब से मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इम्पैक्ट हुआ है। तो पॉइंट इज, जैसे हमने कल हिमालय में पढ़ा था हाइड्रो पावर, जब रिवर का फ्री फ्लो अगर हम स्टॉप करते हैं तो उसके अनटूवर्ड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। Besides, there could be a quantum increase in the man-crocodile conflict, since the Assurine crocodile would leave the core sanctuary area and migrate upstream
वंस सैलिनिटी इंक्रीजेस। अब देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो क्रोकोडाइल यहाँ रहते हैं, बट सैलिनिटी यहाँ की बढ़ जाएगी बिकॉज फ्रेश वाटर नहीं आ रहा, तो क्रोकोडाइल अप स्ट्रीम मूव करेगा। अप स्ट्रीम मूव करेगा तो वो यहाँ का जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके प्रॉक्सिमिटी में आएगा, और उससे क्या होगा, क्रोकोडाइल और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, सैलिनिटी बिकॉज चेंज हो रही है। तो पूरा जो रूट कॉज वो ये है कि ब्राह्मणी रिवर का जो वाटर है उसका सप्लाई कम हो रहा है और उसके कारण इकोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। अब ये होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। एश्योराइन क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट होता है, लार्जेस्ट क्रोकोडाइल है, लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड है। अपने यहाँ तो फिर भी छोटे नाइल रिवर पे ह्यूज क्रोकोडाइल्स हैं इस टाइप के, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क में है, ओनली हैबिटेट है। यहाँ अल्बिनो भी मिलता है, अल्बिनो मतलब इसमें स्किन में ब्लैक पिगमेंट्स नहीं होते, वाइट हो जाता है। अल्बिनो और वाइट एश्योराइन क्रोकोडाइल भी यहाँ मिलते हैं। सवाल अक्सर ये आया है क्रोकोडाइल और घड़ियाल में डिफरेंस क्या होता है। घड़ियाल जैसे फ्रेश वाटर है ना, चंबल सेंचुरी में घड़ियाल मिलते हैं और ये सॉल्ट वाटर में क्रोकोडाइल मिलते हैं, तो इनके शेप में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका भी आई हैव शेयर्ड वन पीडीएफ, हैव अ लुक एट नोट्स। घड़ियाल जैसे मगर है ना, मगर का जो स्नाउट है वो ऐसे घड़े जैसा होता है, इसीलिए इसको मगर बोलते हैं। और घड़ियाल का और जो क्रोकोडाइल है ना, इसका ऐसा वाइड होता है स्नाउट। तो मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, ये याद रखना है। और घड़ियाल जब भी आए तो फ्रेश वाटर में चंबल सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज ब्राह्मणी रिवर इकोलॉजिकल चैलेंजेस। दिस इज माई टीचर्स बैक सी। स्टूडेंट्स को ना ऐसा लगता है टीचर को कुछ समझ नहीं आता है। If you think the smuggled notes and comics shuffled underneath textbooks went unnoticed, her eyes caught them all. टीचर को सब पता होता है, टीचर भी एक दिन स्टूडेंट रहा है, वो उसको सब समझ में आता है, बट टीचर ऑलवेज लुक फॉर दिस ब्राइटर साइड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज माई टीचर्स बैक। इंस्टा पिक, अब जैसे ये डिजिटल हुआ है तो डिजिटल में टीचर्स को भी डिजिटल आता है, दे आर ऑल्सो, क्योंकि चैलेंजेस जो आए ना डिजिटल एजुकेशन में वो रियल है। स्टूडेंट सामने बैठ के पढ़ाना ज़्यादा आसान है, डिजिटल एज में कंप्यूटर में पढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल टीचर नोज एवरीथिंग। देन दिस इज द सिन ऑफ दिस, और ये है तालिबान बैटल फॉर फाइनल होल्ड आउट प्रोविंस, दिस इज पंजशीर। जापान के भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर सुगा। 1 ईयर में ये स्टेप डाउन कर रहे हैं, दिस स्टेप डाउन योशिहिदे सुगा, जापान प्राइम मिनिस्टर। अब नया कौन बनेगा, लेट अस सी। अलीबाबा चाइना और पीएमआई आईएचएस मार्केट ये डेटा लाता है, इसका सिग्नल बता रहा है फास्टेस्ट रीबाउंड हुआ है सर्विस एक्टिविटी में 18 महीने में। अगर ग्रेटर देन 50 है, अभी जैसे 56 आया है, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों एक्टिविटी में जंप हुआ है, इकोनॉमी नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। एफएसडीसी रेगुलेटर्स को बोला विजिल रखे फाइनेंशियल सेक्टर में, बिकॉज यहाँ फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। आईटी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 बनाएगा रिलायंस इंडिया ने कहा है। ओके, देन दिस इज मारुति। ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेट अस वेट, जैसे ही ये कंप्लीट होगा पैरालंपिक्स, जैसे हमने ओलंपिक्स का देखा था, ऐसे ही जितने भी मेडलिस्ट वगैरह है ना उस पर हम एक टेक लेंगे। ओके, लेट अस वेट फॉर कपल ऑफ डेज मोर। देन ये यूएस ओपन चल रहा है। ओके, सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में सेम न्यूज़ है, जापान प्राइम मिनिस्टर सुगा और तालिबान को फाउंडर, जैसे स्टार्टअप्स होते हैं ना, को फाउंडर बरादर टू लीड इंटरिम गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। प्राइम मिनिस्टर अभी यूएसए विजिट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में, तो ये अच्छा टाइम है। यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन है, इंडो यूएसए रिलेशन, इस पे हम बड़े अच्छे से टॉपिक इसको प्रिपेयर करेंगे इन कपल ऑफ डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज में। प्राइम मिनिस्टर लाइकली टू विजिट यूएस दिस मंथ, और ये जो काम है फॉरेन सेक्रेटरी पहले ही पहुंच गए, ये सारा बैकग्राउंड वर्क वहाँ पे रेडी रखेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, और ये है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। टेक्सटाइल अपैरल ऑर्डर्स स्पेशली फ्रॉम यूएस पावर इंडिया एक्सपोर्ट सर्च। जब भी हमें बात करनी हो ना एक्सपोर्ट की या फिर मास स्केल एम्प्लॉयमेंट बनाना है, तो टेक्सटाइल और अपैरल हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये दिखना चाहिए टेक्सटाइल, बिकॉज इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत, नंबर बहुत तेजी से बढ़ सकता है एम्प्लॉयमेंट, और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बांग्लादेश। देन ये अपने चैंपियंस हैं ओलंपिक, होपिंग फॉर दिस ऑल, और दिस इज सेंट स्टीफन्स
वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, दिल्ली कैपिटल है और वहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है, तो दिस टेल्स सॉरी स्टेट ऑफ दिस अर्बन अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ये टॉपिक हमने कई बार पढ़ा है। एक बार क्विकली इस एक्सप्लेन सेक्शन को देखते हैं। जैसे अभी 34 की स्ट्रेंथ है, 33 जजेस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत टाइम बाद ये नंबर फिल हुआ है, 9 जजेस का एक साथ अपॉइंटमेंट हुआ और इसमें 4 आर विमेन। तो जुडिशरी वर्क कैसे करती है, सी, जुडिशरी के लिए नंबर वन चीज़ तो ये याद रखना है, मॉन्टेस्क्यू क्यू सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर होना ज़रूरी है, डीपीएसपी भी है। फिर ये दो आर्टिकल्स हैं 124(2) और 217। यहाँ लिखा गया है कि कोर्ट्स के जजेस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। बट इसका एक मैकेनिज्म होगा कि प्रेसिडेंट के पास वो नाम कैसे गए, देन प्रेसिडेंट ने उसमें फाइनल अपॉइंटमेंट दिया। तो ये लिखा होता है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। सो देयर इज अ बैकग्राउंड मैकेनिज्म जो प्रेसिडेंट को नाम भेजेगा और प्रेसिडेंट उनको फिर अपॉइंट कर देंगे एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट, 217 हाई कोर्ट। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब बात ये आती है कि किनको अपॉइंट किया जाए। तो पहले ये ट्रेंड था कि जो सीनियर जजेस हैं उनको अपॉइंट हो जाता था। फिर 70s में ये दौर आया कि इसमें जो सीनियरिटी है उसको जंप भी किया गया। फिर आए 3 जज केसेस, 81 में, 93 में और 98 में। ये 3 जज केसेस है। 3 जज केसेस में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक कोलेजियम होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और कुछ सीनियर जजेस मिलके एक कोलेजियम बनाएंगे और वो नाम रिकमेंड करेगा जो सरकार के पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको क्लियर करेंगे और फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सिस्टम डेवलप हुआ। अब इस सिस्टम में भी बात ये उठा कि कॉन्करेंस वर्ड का मतलब क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जो नाम रिकमेंड किया वो मानना ही पड़ेगा या उस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। तो कॉन्करेंस का मतलब फिर ये प्रूव हुआ कि हामी देनी पड़ेगी, कंसल्टेशन जो हुआ है उसमें जो नाम हुए उसको यस बोलना पड़ेगा। फिर 2014 आता है जिसमें आता है एनजेएसी। एनजेएसी एक नया अमेंडमेंट हुआ, 99th अमेंडमेंट आउट हो गया, अल्ट्रा वायर हो गया। बिकॉज इसमें एग्जीक्यूटिव कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पावर रख रहे थे, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा था और सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, तो एनजेएसी को हटाओ। तो एनजेएसी अल्ट्रा वायर हो गया, इसको फोर्थ केस भी बोल सकते हैं। और फिर बैक टू बेसिक कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम नेम रिकमेंड करता है जजेस का। कोलेजियम में अब ऑब्जेक्शन ये उठता है कि ये काफ़ी ओपेक है, कई बार यहाँ पे बायसनेस भी होती है, कई बार जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका नाम ऊपर आता नहीं है। तो चैलेंजेस आर देयर और ये चैलेंजेस ऑनरेबल कोर्ट को खुद से एड्रेस करना ज़रूरी है। बिकॉज कोर्ट जो है ये हम लाइक इंटीग्रिटी का इपिटमी है, ये एक सिंबल है कि पीपल का बिलीफ है, फेथ है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोर्ट को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है। दूसरी बात होती है बैकलॉग की, कि कोर्ट कई बार नाम रिकमेंड नहीं कर पाता, नाम नहीं आ पाते, एग्जीक्यूटिव्स टाइम लगा देते हैं उसको अप्रूव करने में। तो इसके कारण वैकेंसी बहुत हो जाती है और अपॉइंटमेंट हो नहीं पाते। एक और बात ऐसा है, जैसे यूएस में एक बार कोई जज बनता है ना तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट में और 62 रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट में। इसमें एक और बात लिखा है कि इससे ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी बेटर सेट होती है। अब एक और बात है कि ये जो जजेस होते हैं यहाँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कास्ट का भी और जेंडर का भी। जुडिशरी वेल रिप्रेजेंटेटेड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे विमेन जजेस जो अभी अपॉइंट हुई है इसको सब काफ़ी अच्छा मूव बता रहे हैं। 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी सबसे पहले आप जज बने थे, फर्स्ट जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद आज तक 11 विमेन जजेस आ गई है, इंक्लूडिंग द 3 जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई। अब बात आती है यहाँ पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए, यहाँ पे भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पोस्ट का। ये जो पूरा सिस्टम है इसमें टाइम लगेगा, बट ये राइट डायरेक्शन में स्टेप जा रहा है कि स्पीड अप हो गया और रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है यहाँ पे, लाइक विमेन रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज द वे सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, पूरा आर्टिकल अच्छा है, हैव अ लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। ओके, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब दिस इज ऐप स्टोर पॉलिसी। ओपोजिशन में यूनिटी नहीं है, हेट न्यूज़, हेट को प्रमोट नहीं करना है, सीजीआई का एंग्विश।
द बाइडन डॉक्ट्राइन अब अफगानिस्तान के बाद यूएसए क्या आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा या फिर से एंगेजमेंट करने की कोशिश करेगा। द आइडिया ऑफ अ टीचर, अब सी जो टीचर होता है ना, जैसे सोल्जर होता है, सोल्जर डील्स इन द करेंसी ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो टीचर होता है, टीचर डील्स इन द करेंसी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर। क्योंकि जो टीचर होता है ना कहीं आप देखना वो आपके व्यूज, ओपिनियंस, थॉट प्रोसेस, मोटिवेशन, करियर, एवरीथिंग, बहुत कुछ वहाँ से गाइड होता है, डायरेक्शन मिलता है। तो टीचर को बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज टीचर इज डीलिंग विद द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर इज नॉट एन ऑटोमेशन, मशीन नहीं, रोबोटिक्स नहीं, टीचर का ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। बट समवन हु कैरीज द लैम्प ऑफ truth and walks with her students to make sense of the world they live in and free it from what belittles men. So this is the idea of teacher। और जब से कमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज टीचर डील्स इन द करेंसी ऑफ फ्यूचर। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द वर्ड है काबुल, फिर से न्यूज़ में है, न्यूजीलैंड भी न्यूज़ में है। यूएस अथॉरिटीज़ कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग, हरिकेन्स जो है ना वो डेडलियर हो रहे हैं और फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ साइक्लोन हो रहे हैं, वैसे हरिकेन्स। जापान का प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। एस्ट्राजेनेका फॉरेक्स रिजर्व जंप रिकॉर्ड 16.6 बिलियन, अच्छी बात है, डॉलर आने चाहिए। देन दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस। अब जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हम देखते हैं, जैसे अभी अफगान न्यूज़ में है ना, अफगान में माउंटेन्स बहुत है। ये एक पामीर नॉट है, पामीर नॉट, ओके। यहाँ मतलब एक नॉट बन रही है, बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे यहाँ पे अपना माउंटेन जो चेन है वो यहाँ पे नॉट बना रहे हैं। जैसे ये हिमालय है, इंडिया में ये हिमालय है, दिस इज काराकोरम। चाइना से आ रहा है ये कुनलुन, यहाँ पे ऊपर टियानशैन है, और दिस इज हिंदू कुश, और यहाँ इधर पाकिस्तान का सुलेमान। तो इसलिए ये बन रही है पामीर नॉट, ओके। तो पामीर नॉट याद रखना है, सेंट्रल एशिया पामीर नॉट। बाकी इधर इधर ज़्यादा माउंटेन्स है नहीं यहाँ पे दिस एरिया में। और चाइना में माउंटेन्स है। माउंटेन्स में भी प्लेटो होता है। प्लेटो मतलब एक टेबल है, हाई एलिवेटेड है और ऊपर से फ्लैट है, फिर हाई एलिवेशन कम हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड प्लेटो। माउंटेन ऐसे होते हैं, प्लेटो ऐसे होते हैं। तो ये तिब्बत का प्लेटू है, ये प्लेटू ऑफ मंगोलिया है, बीच में अल्ताई माउंटेन्स हैं, फिर ये जापान वगैरह, या स्मॉलर स्मॉलर बहुत सारे माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। यूराल माउंटेन, ये नॉर्दर्न लोलैंड्स आ जाती है। फिर आता है ये हिंदू कुश, देखा हमने, अफगानिस्तान एंड इधर हिंदू कुश। फिर ईरान आ जाता है। ईरान भी एक प्लेटू है और उसके नॉर्थ में एल्बुर्ज है और नीचे जैग्रोस है, एल्बुर्ज एंड जैग्रोस। फिर अर्मेनियन नॉट, और ये पॉन्टिन और टॉरस, ये कहाँ पर है, टर्की में है, टर्की में, ओके। फिर यहाँ पे कॉकेशियन आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन के बीच में कॉकेशियन यहाँ पर है। तो दैट इज वाई यूरोपियंस को कॉकेशस भी बोला जाता है। ये जितने भी माउंटेन्स हैं, एवरी माउंटेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहे हैं ना, इसमें अक्सर मैच द फॉलोइंग आया है। सिमिलरली जैसे ये बेरिंग सी है, जापान, येलो सी, पैसिफिक, ये साउथ चाइना सी इज इम्पॉर्टेंट, ओके। देन दिस इज बे ऑफ बंगाल, अरेबियन, कैस्पियन एंड ब्लैक सी, और ये है दिस, ये यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है। सो दिस इज एशिया के माउंटेन्स। अब जैसे ये सी सेट का बड़ा इजी था, डिक्शनरी वाइज इनको जमाना है, तो आंसर हो जाएगा दिस असैसिनेशन, असिमिलिएट, असिम्यूटल और एसोसिएशन। ये बड़ा आसान था। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है और 5 ऐसे उसमें आप लिख दो, क्योंकि 5 लोग हैं। आप यहाँ पर हो और एवरीबडी इज फेसिंग यू, तो आप ऐसे सामने देख के राइट और लेफ्ट बताओगे। तो ये 5 नाम लिख दिए। डी इज द लेफ्ट ऑफ सी। अब एक एक लाइन को आप फिट करते जाओ, और जो कंफर्म हो जाए ना उसको आप सबसे पहले लिख दो। जैसे यहाँ लिखा है ई ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर पोजीशन, तो ई की पोजीशन ये आ गई। वन बाय वन यू स्टार्ट पुटिंग दीज वैल्यूज, सो यू विल गेट दिस, और फिर आप इमीडिएटली बता दोगे डी यहाँ पे सेंटर में, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ज़रूरी है कि आप डायरेक्शन सही करो। ये 5 अपने नाम ऐसे बताए, और अब ये सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ से फेसिंग में अब आपको डायरेक्शन बताना है कि कौन लेफ्ट में है, कौन राइट पे है। दीज ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अगेन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, आपको आ जाएगा हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो आर ये है, अब इसका थर्ड लेफ्ट का होगा, लेफ्ट इधर है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो क्यू इज द आंसर। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे, व्हेन विल संडे बी। संडे कब होगा अगर डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे था, तो आंसर, गलती नहीं होना है, इजी है बट इसमें गलती होती है, डोंट
सिली मिस्टेक नहीं करना है। ये बताइए 5 बुक्स हैं, डिफरेंट थिकनेस की है। ए इज़ थिकर देन सी, बी इज़ थिकर देन डी, ई इज़ नॉट एज थिक एज बी, बट इज़ थिकर देन सी। अरेंज करिए, 5 बुक ऐसे लिख दीजिए और इनको जमाते जाइए ए बी सी डी में। विच इज़ द थिनेस्ट बुक, सबसे थिन कौन सी है ये आपको बताना है। Then in a class, 7 students are standing in a row. Q is standing left to R but right to P. O is standing between right to N and left to P. Similarly, S is standing right to R and left to T. Find out who is standing in the middle. ऐसे आप 7 स्टूडेंट्स बना दो और इनको जमाते जाओ यहाँ पे. You will get the answer. सो दिस इज सी सेट क्वेश्चन सॉल्यूशंस। ये है एशिया के माउंटेन्स, ये सारे याद रखने हैं। स्पेशली दिस पामीर नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलेजियम एक बार आप खुद से पढ़ना, द आइडिया ऑफ अ टीचर, और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एंड भीतर कनिका, एंड दिस इज ब्राह्मणी रिवर ऑफ ओडिशा। प्रिपेयर दिस नोट, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडो रशियन रिलेशंस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसीज होती है। देन दिस इज अबाउट ऑयल, ऑयल एंड इंडिया का import substitution. So this is 4th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.